हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जैसे कि यहाँ पर हम दोस्तों यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ की यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट सीरीज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी तैयारी मैं खुद भी कर रहा हूँ ताकि आपको ही फ़ायदा हो। ठीक, यहाँ पर मेरे दोस्तों स्वयं के बनाए नोट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख के ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उन चीज़ों को आप जितना अच्छे से देखेंगे, जितना अच्छे से रिविजन करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उससे। और आपका क्या व्यू हो तो आप भी ज़रूर वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे। और आपको यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को हम शुरू करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आते हैं। देखिए एंशियंट वगैरह क्या है, एंशियंट है और आपका मेडुअल हो गया, इनसे आते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनसे आए ही उसके मन की बात है, लेकिन आपका मॉडर्न हिस्ट्री तो 100% आती है। ठीक, तो यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को हिस्ट्री के। सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर हम जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूल्स है, जो आपके एक्ट बने थे, जो नियम कानून बने थे, उनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1600 ईस्वी में 1600 में सबसे पहले आपकी EIC के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कंपनी बनती है। ठीक है, और ये भारत आती है। ठीक, इसमें होता क्या है, जब ये स्टार्टिंग में तो इस पर 24+1 की एक टीम होती है जिसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये मैंने इसलिए इस तरह लिखा ताकि आपको एक प्रोसीजर समझ में आएगा। ऐसे आपको देखिए 1773 आप अलग याद करेंगे, रेगुलेटरिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद आप सीधा इंडिया काउंसिल एक्ट में चले जाएंगे। तो इस तरह में क्या होगा, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी और सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा आखिर ये नियम क्यों बना था, क्योंकि वो हर एक नियम दोस्तों पास्ट से कनेक्टेड है। इसलिए जितना अच्छे से आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपको सीरियल वाइज पढ़ना है तो उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको समझ में आएगा कि आखिर ये किस चीज़ किस कारण से हुआ है। और बाय द वे कभी कभी भूल जाता है ना, तो यदि आप सीरियल वाइज याद किए रहेंगे तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको दोस्तों वो दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये भी ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। समझ रहे हैं, ये कब होगा, जब आप इसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप ईयरली बाई ईयरली पढ़ते चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर इसलिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, महारानी के द्वारा इस कंपनी को भेजा जाता है और इसको दोस्तों 20 साल का परमिशन दे दी जाती है कि 20 साल तक ये करेगी, यहाँ पर बिजनेस करेगी। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन आते हैं। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन उत्तरदायी होती है? EIC। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके अधीन होती है? ब्रिटिश क्राउन के। ठीक, यानी ब्रिटिश क्राउन पहले आता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है और EIC इनके अधीन आती थी। ठीक, इसके बाद आप लोगों का यह 1726 का एक चार्टर आता है। कंपनी को भारत में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। कंपनी को दोस्तों यहाँ पर भारत में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है 1726 के चार्टर के तहत। ठीक, आप ये भी ध्यान दीजिएगा इस समय राजा कौन था, मुगल राजा, ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में चलाते जाइएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद आप लोगों का है 1773 का रेगुलेटरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है, अब आप यहाँ से समझेंगे, यहाँ से चीज़ें कैसे शुरू हो रही हैं। भारत में दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर नींव डलती है इसी के माध्यम से, और यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये 1+3 की सदस्यता थी, यानी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी। इसमें 1+3 नहीं दोस्तों, गवर्नर जनरल अलग है, इसके बाद ये 4 सदस्यीय परिषद थी इसको सलाह देने के लिए। ठीक, यानी 4+1 आप कहेंगे इसे। ठीक, 4 की परिषद हो गई और एक गवर्नर जनरल हो गया। इसके बाद यहाँ पर 1773 के रेगुलेटरिंग एक्ट के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। कब होती है? 1774 में होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है? 1+3 की रहती है। एक आपकी CJI रहते हैं और आपके 3 जो है ये मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर थे, सर एलिजा इम्पे थी। ठीक, सर एलिजा इम्पे करके था इनका नाम। ठीक, और ये 3 वरिष्ठ जज थे। ठीक,
1+3 मेंबर कमेटी थी यहाँ पर जो जज करती थी। इसके बाद आता है आपका 1784 का, ठीक। आप यहाँ पे देखते जाइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1773 में क्या होता है, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4 सदस्यीय समिति थी जो उसको परिषद थी, यानी जो उसको सलाह देती थी। मद्रास बम्बई के गवर्नर बंगाल गवर्नर के अधीन आ गए। ये पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर छूट गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आने लगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, कहाँ होती है, आपके कलकत्ता में होती है। कब होती है, 1774 में होती है। इस यहाँ कितने लोग होते हैं, 1+3 की स्ट्रेंथ होती है। एक आपके CJI रहते हैं जो सर एलिजा इन पे थे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, AIC के कामों को बांट दिया जाता है। यहाँ पर क्यों बांट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1773 में जब नियम आ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को सब उसके पास रहती है, ठीक है, ताकत। तो यहाँ पर होता क्या है, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक। इसके कारण से क्या होता है, AIC के अंदर 2 बंटवारे कर दिए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर क्या किया जाता है, वाणिज्यिक क्रियाओं के लिए अलग संस्था बना दी जाती है, राजनीतिक क्रियाओं के लिए अलग संस्था बना दी जाती है। वाणिज्यिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और राजनीतिक क्रियाएं किसके द्वारा कंट्रोल होंगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, ठीक। यहाँ पर क्या कहते हैं, कोर्ट की स्थापना जो अधिकारी भ्रष्ट और अत्याचारी थे उनके लिए एक दोस्तों यहाँ पर कोर्ट की स्थापना भी कर दी जाती है, ठीक। लेकिन उसमें होता कुछ नहीं था, ठीक है, वहाँ भी घूस दे के सब ऐसी चीज़ें सेटलमेंट हो जाती थी। लेकिन क्यों बनाया गया था, अगर यहाँ पूछ ले, कोर्ट की स्थापना की गई थी अधिकारियों के भ्रष्टाचार इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, तो वो पिट्स इंडिया 1784 के माध्यम से की गई थी। और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके माध्यम से होती है, 2 संस्थाओं की, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। वाणिज्यिक क्रियाओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक क्रियाओं को। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1793 का। 1793 का चार्टर एक्ट क्या करता है, ये AIC के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से इसमें दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, या भारतीय राजस्व से देना कब स्टार्ट कर दिया गया, कब के एक्ट से। तो आप इसको आपको ध्यान देना है, चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों आता है 1793 के बाद 1813, ठीक। चार्टर एक्ट 1813, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर दिया होगा तो आपको पता होगा। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का बजट किस एक्ट के माध्यम से रखा गया, तो 1813 के एक्ट के माध्यम से, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया था वुड डिस्पैच नाम दिया गया था, ठीक। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के लिए परमिशन मिल गई थी, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, जैसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, 1833 के एक्ट के माध्यम से। और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक। इसके बाद इसके माध्यम से हुआ क्या, विधायकों को असीमित अधिकार मिल गए, ठीक, क्योंकि वो भारत के गवर्नर जनरल हो गया। मद्रास प्लस बॉम्बे के गवर्नर जनरल की शक्तियों को खत्म कर दिया गया, उनके पद को खत्म कर दिया गया, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, सब शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई। इसके बाद ये 1833 महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड मैकाले का फर्स्ट कमीशन कब आया था, 1833 के एक्ट के माध्यम से आया था। इसे क्या कहते हैं, लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, ठीक। ब्रिटिशर्स को बिना अनुमति पत्र के पूरे भारत में व्यवहार करने की छूट मिल गई, 1833 के माध्यम से ही इस पे छूट मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं, इस पे लिखा नहीं है, 1813 के माध्यम से जो AIC थी उसको क्या कहते हैं, पूर्ण अधिकार उसका खत्म कर दिया गया भारत में व्यापार करने से। किस किस टॉपिक पर, यहाँ पर एक तो चीनी का व्यापार पर इनका अधिकार था, और आपके चाइना से व्यापार के अलावा और किसी व्यापार पर AIC के अलावा भी कोई भी कंपनी यदि होगी तो वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकते। लेकिन चीनी और चाइना बस में अभी इनको छूट दी गई थी कि उनका एक अधिकार था। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1813 में चीनी का व्यापार और चाइना से व्यापार पर उन्हें एक अधिकार था, बाकी सब एक अधिकार उनके खत्म कर दिए गए थे। 1833 में क्या होता है, 1833 में दोस्तों भारत में, पूरे भारत में छूट तो दी जाती है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को यानी AIC के अलावा भी कोई भी कंपनी आना चाहती हो तो आ सकती है। तो यानी यहाँ पर 1833 में क्या होता है, उनका पूरी तरह से एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है। किसके एकाधिकार को, AIC के, ना कि ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स अब पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों इंडिया काउंसिल एक्ट 1858, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद होती है ये, ठीक। कंपनी देखिए ये आप समझेंगे 1857 की क्रांति के बाद बना है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों ये बना है। देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार के शासन में आ गया पूरी भारत, यानी अब EIC की यहाँ पर शासन खत्म हो गए। EIC को केवल व्यापार करना था, अब वो शासन नहीं कर पाएगी, अब ये सब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। भारत के लिए दोस्तों देखिए एक भारत सचिव नामक पद बना दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कहाँ बैठता था? लंदन में, समझ रहे हैं, लंदन में बैठता था। क्यों बैठता था? कंट्रोल करने के लिए। 15 सदस्यीय इसे भारतीय परिषद का मेंबर भी मिले थे भारत सचिव को, ठीक, गठन किया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि गवर्नर जनरल भारत वाले सुनते थे तो उन्हें बुरा लगता था कि यार ये गवर्नर जनरल ही विदेशी हैं। वायसराय को थोड़ा सा अच्छा लगे। वायसराय क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अब इनकी मेन हेड, इंडिया की मेन हेड जो है EIC ना होकर अब कौन हो गए? ब्रिटिश सरकार हो गई, ठीक, ब्रिटिश सरकार हेड करने लगी, इसलिए इसे वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन थे, ठीक। मैं आपको बता दूं लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे बंगाल के, ठीक। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 1892 का आता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। इस पे क्या होता है? प्रथम बार निर्वाचन पद्धति प्रारंभ होती है, किंतु शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। 1892 में क्या होता है? निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हो जाती है, लेकिन इससे निर्वाचन पद्धति ने कहकर निर्वाचन पद्धति यानी नहीं कहा जाता है, ठीक। इसके बाद गैर सरकारी सदस्यों को बजट, हितकारी, सरकारी नीति पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के माध्यम से जो भी बजट पर चर्चा हो रही होगी उस पर गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हितधारी, सरकारी नीति पर प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार मिला, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? एक बार यदि आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, तो आप अगली बार सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इसे पूरक प्रश्न कहा जाता है, ठीक। इसके बाद है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहते हैं आप, ठीक। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी जाती है, यहाँ पर प्रावधान कर दिया जाता है मुस्लिमों के लिए केवल की जाता है 1909 के माध्यम से। मुस्लिमों को पहले मुस्लिमों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा एक हो रहे थे। और देखिए एक क्यों लाया गया था आप ये भी समझिए। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों होता है? ताकि भारत में मुस्लिम और हिंदुओं की एकता को नष्ट कर दिया जाए, इनके अंदर फूट डाली जाए, इसलिए 1909 के माध्यम से ये बनाया गया। इसके बाद क्या होता है? विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, ठीक। मतलब देखिए कितने अच्छी राजनीति लोग कर रहे थे, आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये चीज़ आप अच्छे से इस तरह कारण समझ लेंगे ना, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस साल क्या घटनाएं चल रही थी देश में, तो आपको दोस्तों जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपका दिमाग कितना क्लिक कर जाएगा। कहानी की तरह याद कर लेंगे तो आपको नहीं भूलेंगी चीज़ें। ये चीज़ हो गई। विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछने का इन्हें अधिकार मिल गया, और बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मिल गया। क्यों दिया? इधर देखो तोड़ने का कर दिया, इधर इन्हें अधिकार भी दे दिया। क्या अधिकार? जब वो खुद आपस में लड़ रहे हैं तो प्रश्न पूछेगा कौन? एकता तो तोड़ ही दी। इसके बाद क्या किया? वायसराय की कार्यकारी परिषद और भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को भी स्थान दिए जाने लगा। मतलब आप समझ रहे हैं, अब भारतीयों को भी जगह इसमें मिलने लगी, ठीक। आप समझ सकते हैं क्यों ये चीज़ की गई थी, किस समय की गई। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन एक दोस्तों बनता है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पूछ सकता है कौन भारतीय थे, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे। अब भारत सचिव परिषद में 2 इंडियन थे, ठीक, 2 इंडियन को शामिल किया गया था। ये ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है कितने लोगों को जगह मिली थी। यहाँ पर देखिए 2 लोगों ने कमेंट किया सब, महात्मा गांधी जी ने और के मुंशी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इसे मार्ले मिंटो सुधार को ही कहा था। मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, MK गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का कथन है। इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डालिए। आप देख सकते हैं, इनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस नियम को कोई मतलब नहीं था, सब दिखावाबाजी थी। ये आपके के मुंशी जो थे उनके द्वारा ये कथन दिया गया था। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कथन किसका है, किसने बोला था, ठीक, और किसके लिए बोला था, कौन से नियम के लिए, ठीक। इसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का एक्ट आता है, ठीक है। इस पे क्या करते हैं? केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है इसमें, ठीक। प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू होता है। प्रांतों के अंदर द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब शासन को 2 प्रकार से चला जाए। कुछ शक्तियां जो है गवर्नर के पास रहेंगी, कुछ शक्तियां आपके वहाँ की विधायिका के पास रहेंगी, जो वहाँ की सरकार होगी। गवर्नर चाहे तो विधायिका को नष्ट भी कर सकता है, उसका नियम कानून खुद भी उन्हें बदल कर लागू करवा सकता है, उसे रद्द भी कर सकता है, ठीक है। प्रांतीय विषय
यहाँ पर बनाए गए। एक आरक्षित विषय थे, एक हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी, हस्तांतरित विषय व्यवस्थापक के प्रति, ठीक। यानी आरक्षित विषय ऐसे थे जो गवर्नर की देखता था, और हस्तांतरित विषय व्यवस्थापक का देखा। हस्तांतरित में तो काम सब जो चीजें करनी थी वो हस्तांतरित विषय के अंदर रख देते थे, और जो मेन काम थे रुपये से लेकर या आपके बजट से रिलेटेड जो मेन काम थे, जिससे मतलब आप किसी की नब्ज को पकड़ सकते हैं, तो वो आरक्षित विषय के अंदर रखे, और भारतीयों की चीज समझ में नहीं आई। इसके बाद सिखों के लिए भी प्रतिनिधित्व कर दिया गया, और इसके माध्यम से एक चीज और की गई थी, दलितों के लिए भी आरक्षण की बात कही गई। 1909 में मुस्लिमों को तोड़ा। उसके बाद अब आपके हिंदुओं में ही जनरल ओबीसी SC ST ऐसे चीजें बनाने का प्रयास किया गया, सिखों को अलग करने का प्रयास किया गया, दलितों के लिए भी अलग से आरक्षण की बात कही गई इसके माध्यम से। अब इसके बाद दोस्तों आता है आपका इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 का। इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 में 321 धाराएं थी, 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 10 अनुसूची थी। इससे आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा कानून इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 है, और हमारे संविधान में भी काफी बड़ा हिस्सा इंडिया काउंसिल एक्ट से लिया गया है। यदि उसमें कभी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में किसका सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 का ही है। अब यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया गया, ठीक। यहीं से ही द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था भी शुरू की गई, ठीक। द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था शुरू की, जैसे राज्यसभा लोकसभा है वैसे शुरू की गई। इसके बाद यहाँ पर संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। कब से? 1935 के एक्ट के माध्यम से संघीय न्यायालय की बात की गई। वो 1784 का जो था वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन वो कलकत्ता में थी। ये जो संघीय न्यायालय है ये दूसरी चीज है, ठीक। संघीय न्यायालय की बात हो गई। यहाँ पर 1937 में इसी एक्ट के माध्यम से ही बर्मा को अलग कर दिया गया, जिसे वर्तमान में हम म्यांमार नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी दो कथन हैं। 1935 के कानून को यहाँ पर विशेष संज्ञा दी गई, टिप्पणी की गई। दासता का नया चैप्टर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। पूर्ण रूप से रद्दी, बुनियादी रूप से बुरा और पूर्ण अयोग्य किसने कहा इस कानून को? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कहा। इसी के 1935 के एक्ट के माध्यम से दोस्तों अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ में इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत प्लस 6 कमीशन प्लस देसी रियासत, इन पे दोस्त किया क्या इन्होंने, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे यहाँ पर कंपलसरी कर दिया अखिल भारतीय संघ को बनाने के लिए, लेकिन जो देसी रियासतें थी इनको छूट दे दी कि इनकी मर्जी हो तो ये शामिल होंगे अखिल भारतीय संघ के अंदर, नहीं होंगे तो न हो, लेकिन इनमें ये नियम लागू होगा। अखिल भारतीय संघ का मतलब आप जानते हैं ऑल इंडिया यूनियन, इसका मतलब यही है। आप लोगों की भर्तियां थी अखिल भारतीय वाली भर्तियां हैं वो इसके माध्यम से ही आने लगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, ठीक। 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं जिसमें 6 कांग्रेस जीतती है, 3 गठबंधन जीतती है, पंजाब में यूनियन गवर्नमेंट बनती है, बंगाल में कृषक पार्टी जीतती है, कृषक पार्टी, ठीक। 1939 तक ये सरकार चलती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि आपको पता है, स्टार्ट हो जाता है। अंग्रेज भारतीयों को जबरदस्ती शामिल करने लगते हैं, जिससे कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, ठीक। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस कहा जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा ये घोषित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, या आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में खाली है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।